Hello, 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 hello. हेलो, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बता देना इस पे चैट पे, ठीक है? लाइव चैट पे बताते रहना, ठीक है? जो भी बच्चे आ रहे हैं लाइव चैट पे बताते रहना अगर मेरी आवाज ठीक से आ रही है, ठीक है? ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके, तो 5 व्यूअर्स आ गए हैं, ठीक है? जैसे ही 15 to 20 व्यूअर्स हो जाएंगे मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। तो आप लोगों ने वो फ्राइडे को जो मैंने वीडियो डाली थी वो देखा था, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल 4.12। हाँ, तो वो समझ में आ गया था? समझ में आ गया था? अगर समझ में ना आया हो तो आज मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलिए, तो अभी 6 व्यूअर्स हो गए हैं, अभी आने दीजिए और लोगों को। चलिए देखते हैं कितने व्यूअर्स हो गए। 11 व्यूअर्स हो गए। तो ओवरव्यू दे देना एक बार। ठीक है, ठीक है, ओवरव्यू दे दूंगा मैं। ठीक है, बाकी असाइनमेंट में कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, यूट्यूब पे इसलिए लिया है क्योंकि वो जूम पे 40 मिनट्स का ही होता है ना, तो इसलिए यूट्यूब पे ले रहे हैं। ठीक है ना? हेलो, हेलो फ्रेंड्स, 15 व्यूअर्स हो गए हैं। चलो मैं शुरू करता हूँ फिर, ठीक है? चलो 9:10 हो रहा है, तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। 9:15 का टाइम था। चलिए, तो आ रहे हैं बच्चे। ओके, बसंत कुमार जी भी आ गए हैं। ठीक है, व्यूअर्स कम हो गए। हाँ, अब ठीक हो गए। चलिए, 15 व्यूअर्स आ गए हैं अभी तक। ये लाइव चैट पे जूम की तरह यूज करना, ठीक है? बोलते रहना इसमें। और आज का टॉपिक अतुल, आज का क्या करेंगे ना हम? पहले तो वो एग्जाम्पल 4.12 देख लेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल 4.12 देखने के बाद हम लोग फिर बॉन्ड शुरू कर देंगे, ठीक है? टीयर पढ़ा था पहले?
फिर बॉन्ड पढ़ेंगे, आज बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए व्यूअर्स तो आ गए हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो आरसीसी डिजाइन क्लास 15। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल था हमारा। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम था। सिंपली सपोर्टेड बीम 300 क्रॉस 600 mm। ठीक है, तो इसमें 300 क्या है, 300 है हमारा बी विड्थ। ठीक है, और 600 mm हमारा है डी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इज रीइंफोर्स्ड विद 5 बार्स ऑफ 25 mm डाया। ठीक है, इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 80। ठीक है, क्या ये फैक्टर्ड है? फैक्टर्ड नहीं है, तो इसको इनटू 1.5 करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू यू निकालने के लिए उस वो जो मैंने एग्जांपल किया था उसमें मैंने ये 1.5 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था। ठीक है ना, तो ये जरूरी है, देखो मैं भूल गया, तुम भी भूल सकते हो। ठीक है, ओवर एन इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ 6 मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन गिवन है, और शेयर हमेशा हम क्लियर स्पैन के लिए निकालते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन में क्या डिफरेंस है बता देता हूँ। समझ लीजिए कि ये आपका बीम है। ठीक है, और ये आपके सपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये आपका सपोर्ट्स है। ठीक है, ठीक है यार, मैं आदित्य साहब मैं वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये है, तो इफेक्टिव स्पैन जो होता है हमारा हमारा सपोर्ट के मिड तक होता है। ठीक है, ये होता है हमारा इफेक्टिव स्पैन। ये होता है ये होता है हमारा इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, तो इफेक्ट, और या फिर या तो हम W यूज करेंगे। ये हमारा विड्थ ऑफ सपोर्ट है W। ठीक है, ये हमारा कितना दिया हुआ है 400 mm। ठीक है, तो इसको मीटर में बदलोगे तो कितना होगा 0.4 मीटर। ठीक है, और हमें D भी दिया है ना, D कितना है हमारा, D हमारा है 0.6 मीटर। 600 mm है तो 0.6 मीटर होगा। ठीक है, तो देखो एल इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, एल इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है एल नॉट प्लस डब्लू। ठीक है, और एल नॉट प्लस डी। ठीक है, मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का जो भी वैल्यू कम आएगा उसको हम लेंगे, इसके लिए एल इफेक्टिव के लिए। ठीक है, और हमारा ये क्या है, यही है हमारा एल क्लियर जो हमें चाहिए। ठीक है, हमें एल क्लियर चाहिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमारा एल इफेक्टिव कितना गिवन है 6 मीटर। ठीक है, डब्ल्यू कितना गिवन है 0.4 मीटर। ठीक है, और डी कितना गिवन है 0.6 मीटर। अब देखो जो एल इफेक्टिव का वैल्यू है हमेशा हम मिनिमम लेंगे, मिनिमम लेंगे। अगर मिनिमम लेंगे तो ऑब्वियसली डब्ल्यू ही ऐड होगा, क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू इज लेस देन डी। ठीक है, तो हमारा एल क्लियर कैसे आएगा, एल क्लियर आएगा हमारा एल इफेक्टिव माइनस डब्ल्यू। ठीक है, समझ गया ना ये, समझ गए। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाउट वाउट हो लिखते रहना इस पे। ठीक है, आदित्य साहब तुम्हारा क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो मैं एरेज करता हूँ इसको। ठीक है, तो हमारा एल क्लियर क्या हो जाएगा, एल क्लियर इज इक्वल टू एल इफेक्टिव माइनस डब्ल्यू। ठीक है, एल इफेक्टिव कितना दिया है 6 मीटर, और डब्ल्यू कितना है 0.4 मीटर। 400 mm को हमने बदल लिया मीटर में। ठीक है, तो एल क्लियर कितना आ गया 5.6 mm, 5 mm नहीं मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम शेयर निकालने के लिए यूज करेंगे, और शेयर से क्या निकालते हैं हम हाउ वी। ठीक है, और डब्ल्यू क्या होगा फैक्टर्ड। ठीक है, 80 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा 120 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है,
चलिए हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वी यू। वी यू क्या होगा, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट, एल क्लियर है, ठीक है ना, एल क्लियर निकाला था अभी, तो ये क्या हो गया 120। ठीक है, एल क्लियर कितना था हमारा 5.6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर निकालिए और करिए 120 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 336 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमारा टाउ वी कितना आएगा, टाउ वी हमें क्या चाहिए, न्यूटन पर एम स्क्वायर में, तो इसको न्यूटन में बदल लो। ठीक है, 336 को न्यूटन में बदल लिया, डिवाइडेड बाई बी इंटू डी। तो बी क्या है 300 और डी क्या है 600। ठीक है, तो 336 इंटू 123 डिवाइड बाई 300 डिवाइड बाई 600, ये आएगा आपका 1.867। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए हम तक यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर कोई डाउट है तो बोलना। ठीक है, तो टाउ भी हमारा आ गया 1.86। ठीक है, अब टाउ वी के बाद क्या करते हैं हम टाउ सी मैक्स निकालते हैं, है ना, यहीं पे मैं साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाउ सी मैक्स किस पे डिपेंड करता है, ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, टेबल 19, टेबल 19 आपका आईएस कोड का, वो देखिए। ठीक है, या फिर शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था मैंने 0.63 इंटू अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका आएगा 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, और व्यूअर्स अभी तक 30 आए हैं, तो यार जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको ये लिंक शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि वो आ जाए जल्दी से। ठीक है, ये एग्जाम्पल 4.12 है आंचल ध्यानी। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल मैंने फ्राइडे को किया था वो उसका बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो टाउ सी मैक्स ये है, तो टाउ वी हमारा ये है, तो टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, तो ओके हो गया ये। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे अगले में, फिर हम निकालेंगे टाउ सी। टाउ सी किसके लिए होता है, एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट और दूसरा परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आउट ऑफ द 5 मेन बार्स 2 बार्स कैन बी बेंट अप सेफली नियर द सपोर्ट्स। ठीक है, और सपोर्ट्स पे हमारा शियर क्रिटिकल होता है, शियर फोर्स मैक्सिमम सपोर्ट पे ही तो होता है ना। तो यहाँ पर इसने बोला है कि 2 बार बेंट अप हो चुके हैं, तो परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कैसे निकालेंगे, हम 3 बार्स के लिए तो निकालेंगे, है ना, क्योंकि 2 बार तो बेंट अप हो गए, 2 बार बेंट अप हो गए, तो हम 3 बार के लिए ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाए एएसटी हो जाएगा 3 इंटू आई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन बी डी, एएसटी बाई बी डी इंटू 100, यही होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 बार हैं सपोर्ट पे, ठीक है, 5 बार नहीं है, 5 बार यूज भले ही हुए हैं, सपोर्ट पे 2 बार्स हैव बीन बेंट अप। ठीक है, इसलिए सपोर्ट पे 3 ही बार्स है, इसलिए टेंशन रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज निकालने के लिए हम 3 बार्स यूज करेंगे, 3 इंटू पाई पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 0.82%, 0.82%। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इसके बाद अगर कोई डाउट है तो, अभी तक में कोई डाउट है तो। ठीक है, चलिए तो 0.82% हो गया। ठीक है, अब हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 है। ठीक है, और परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कितना है 0.82। ठीक है, चलिए तो हम अब आईएस कोड में देखते हैं कि हमारा इसको कैसे निकालना है। ठीक है, हम नीचे पहुंचते हैं। ठीक है,
तो हम टेबल नंबर 19 में पहुंच गए। ठीक है, टेबल नंबर 19 में देखिए आपका हमारा AST/BD। अतुल शर्मा बोल रहे हैं कि उनको 3 बार्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। देखो क्या है कि समझ लीजिए आपका ये बीम है, ठीक है, यहाँ पे 5 बार्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो जब हम सपोर्ट के पास गए, एक मिनट पूरा क्लियर करता हूँ। ठीक है, जब हम सपोर्ट्स के पास गए तो बार ऐसे गया, फिर वो बेंट अप हो गया। ठीक है, ये बेंट अप बार है। ठीक है, ये बेंट अप बार है। ठीक है, तो आपके 5 बार थे तो सही, पर 2 बार बेंट अप हो गए। क्या हो गए? बेंट अप। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट के कितने बार्स रह गए? 5 माइनस 2, 3 बार्स। इसलिए हम 3 को यूज करेंगे परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट निकालने के लिए। ठीक है ना, परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो हमारा परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कितना आया था? परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट आया था हमारा 0.82। ठीक है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है? M20। तो इसके हिसाब से हमें टाउसी निकालना है। ठीक है, तो उस दिन भी हमने निकाला था टाउसी। टाउसी आपका 0.56 था, तब टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज 0.75 था, है ना। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, टेबल नंबर 19 देखना। ठीक है, और टाउसी हमारा 0.62 था, तब परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट हमारा 1% था। ठीक है, बट हमारा परसेंट टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कितना है? 0.82। 0.82% है ना, तो हमारा कहीं इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में है ये, है ना, तो हमारा टाउ सी भी इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, वो 0.56 से ज्यादा होगा और 0.62 से कम होगा। ठीक है, तो इंटरपोलेशन का तरीका मैंने उस दिन भी समझाया था आपको। ठीक है, तो हमारा टाउ सी का वैल्यू क्या आएगा? 0.56 प्लस प्लस कुछ होगा, 0.56 से बड़ा है ना, प्लस 0.62 माइनस 0.56। तो 0.62 और 0.56 से 0.62 कब पहुंचता है? तब वो 0.75 से 1 तक पहुंचता है ना। हमारा पहुंचा कहां तक है? हमारा पहुंचा है 0.75 से 0.82 तक ही पहुंचा है। ठीक है, समझ गए ना। तो हमारा टाउसी का वैल्यू आ जाएगा, टाउसी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.58। ठीक है, हमारा 0.58 आ जाएगा टाउसी का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको टाउसी पीडी निकालना है, VUS निकालना है ना, फिर VUS डैश निकालना है। तो ये सब तो मैंने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन में। इसके बाद का एक्सप्लेन करना है क्या? यहीं तक इंपॉर्टेंट था। उसके बाद वो शेयर रीइंफोर्समेंट का आपका स्पेसिंग बढ़ानी है, वो सब मैंने समझाया था। तो मैं बता ही देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, ओवरव्यू टाइप को बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो लिखा है वही देखते हैं। ठीक है, तो ये सब तो मैंने बताया था आपको। फैक्टर शियर फोर्स के लिए आपका क्लियर स्पैन निकालना है पहले, है ना। उसके बाद फैक्टर शियर फोर्स, ठीक है, फिर फैक्टर को डिजाइन लोड में कन्वर्ट करना है। लोड गिवन है तो सर्विस लोड है, उसको हमने डिजाइन लोड में कन्वर्ट किया 1.5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद हमने ये DU निकाला 336 किलो न्यूटन, ये तो मैंने बताया था। ठीक है, ठीक है, 336 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है बस। ठीक है, उसके बाद आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी, यहाँ पे टाउ वी होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये टाउ वी होगा। ठीक है, ठीक है, तो टाउ वी अपना VU/BD होता है, ये तो पता ही है हमें, है ना। और टाउ सी मैक्स M20 कंक्रीट के लिए टाउ सी मैक्स ये होता है। टाउ सी मैक्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है कि नहीं? ठीक है, तो ओके है। पहले हमने टाउ वी को टाउ सी मैक्स से कंपेयर करते हैं, फिर हम टाउ वी को टाउ सी से कंपेयर करते हैं, है कि नहीं। चलिए, फिर डिजाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, उसके लिए हम क्या क्या देखेंगे? एक तो हम देखते हैं परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, है ना, और यहाँ पे 3 बार्स है। ठीक है, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। एरिया ऑफ स्टील अवेलेबल नियर सपोर्ट इज 3 बार्स। ठीक है ना, क्योंकि 2 बार तो बेंट अप हो गए, 2 बार्स हैव बीन बेंट अप, है ना, तो बचे कितने? 3 बार ही बचे। ठीक है,
चलिए चलिए, तो पी उसके लिए टाउ सी हमने निकाल लिया, ठीक है। टाउ इज ग्रेटर देन टाउ सी, तो हेंस शियर रीइंफोर्समेंट हैज टू बी डिजाइन, ठीक है। चलिए, तो शियर टेकन बाय शियर रीइंफोर्समेंट, ये मैंने बताया था आपको। टाउ सी बी डी जो है वो आपका वो पार्ट है जो कंक्रीट झेल सकता है, कंक्रीट कैन टेक विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट, ठीक है, विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट, टाउ सी बी डी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये तो हटा देंगे, ठीक है। और इससे इसको माइनस करने के बाद जो हमारा शेयर बचेगा उसके लिए हम शेयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो वी एस बाई टू क्यों किया हमने, वी एस बाई टू क्यों किया, क्योंकि हम चेक करेंगे जो बेंट अप बार का जो कंट्रीब्यूशन है वो वी एस बाई टू से बड़ा नहीं हो सकता, बताया था मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, ठीक है। शेयर रेजिस्टेंस बाय टू बेंट अप बार्स है ना, दो बेंट अप बार, ठीक है, टू बार्स कैन बी बेंट अप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना, ये फॉर्मूला याद है ना, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी, यहाँ पे डी बाई एस वी था अगर वर्टिकल रीइंफोर्समेंट होता, बट यहाँ पर बेंट अप बार है तो इसलिए यहाँ पे साइन अल्फा यूज किया है और 45 डिग्री हमने एज्यूम किया है, ठीक है। मैंने बताया था बेंट अप बार जनरली आपका 45 डिग्री पे ही बेंट अप होता है, ठीक है, एज्यूम्ड बेंट अप एट 45 डिग्री, ठीक है। चलिए, और दो बार क्यों है, क्योंकि दो बार को बेंट अप किया गया है, ठीक है। चलिए, एंड डी एस बाई टू ये ट्रिक हमेशा याद रखना, ठीक है। ये वाली चीज जो है, ये वाली कैन नॉट बी ग्रेटर देन वी यू एस बाई टू, ये तो पता ही है ना। तो हमें हमेशा इसलिए इसका ध्यान रखना है कि वी यू एस बाई टू का वैल्यू कितना है, ठीक है। चलिए, तो वी यू एस डैश आया हमारा, ठीक है, क्लियर करता हूं मैं तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो वी यू एस डैश, हाँ, तो वी यू एस डैश हमारा क्या आया, 250 किलो न्यूटन, ठीक है। बट वी यू एस बाई टू क्या है, 115.8 किलो न्यूटन, तो ऑब्वियसली वी यू एस बाई टू से बड़ा है, बट वी यू एस डैश कैन नॉट बी ग्रेटर देन वी यू एस बाई टू, तो इसलिए वी यू एस डैश को हमने वी यू एस बाई टू पे लिमिट कर दिया, ठीक है, लिमिट कर दिया हमने वी यू एस बाई टू से, ठीक है। तो हम वी यू एस से वी यू एस बाई टू ही हटाएंगे, ठीक है, और उसके लिए हम क्या डिजाइन करेंगे, वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डिजाइन ऑफ वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। एएसवी क्या है, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर। मैंने कहा था जो वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट हो उसके लिए हम हमेशा इसी से शुरू करते हैं, ठीक है, इसको एज्यूम करते हैं हम, एएसवी इज एज्यूम्ड, क्योंकि हमारा शियर रीइंफोर्समेंट में मेन क्राइटेरिया क्या है, स्पेसिंग, एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, 8 mm टू लेग स्टिरअप्स है, ठीक है। तो टू इसलिए है क्योंकि दो लेग्स है उसके, पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर, ये डायमीटर हो गया, तो ये आपका एएसवी आ गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको क्राइटेरिया पता है ना। तो ये क्राइटेरिया 1 है ना। क्राइटेरिया 1 क्या था आपका, यूएस इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू एएसवी इंटू बी बाई एएसवी। एएसवी तो हमने एज्यूम कर लिया 100.5, है ना। एफ वाई ध्यान रखना कभी भी 415 से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे एफ ई 500 गिवन होता तो फिर भी हम 415 यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारा एस वी आ जाएगा, है ना, क्राइटेरिया 1 हो गया। बट बी यू एस यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देखिए बी यू एस क्या था हमारा, बी यू एस था वी यू माइनस टाउ सी बी डी, ठीक है। तो वी यू एस का पार्ट है, कुछ तो बेंटअप बार ने ले लिया, बेंटअप बार ने जितना लिया वो कैनॉट बी ग्रेटर देन वी एस बाई टू, ठीक है। तो वर्टिकल स्टिरअप्स हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, इसको हम डिजाइन करेंगे व्यू एस माइनस व्यू एस डैश, और व्यू एस डैश हमारा कितने पे लिमिट कर दिया था हमने, व्यू एस बाई टू पे, ठीक है ना। तो बेंटअप बार में ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। देखो प्रिंस राज मैंने फिर से रिपीट कर ही दिया है ना, फिर से रिपीट कर ही दिया है मैंने, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो मैं एज करता हूं, ठीक है, ठीक है। तो एस वी हमारा आ गया, ये आया, एक मिनट रुको, गलती से काट दिया उसको, हाँ। तो ये कैसे आया हमारा,
ये कैसे आया, VUS पता चल गया ना कैसे आया। पहले तो VUS निकाला, फिर VUS डैश निकाला, VUS डैश को हमने VUS बाई 2 पे लिमिट कर दिया, ठीक है। ये देखो मोहम्मद अफ्ताब, इसका रीजन IS कोड ने भी बताया नहीं है, ठीक है। IS कोड ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर देखा था कि कोई अप्रिशिएबल कंट्रीब्यूशन स्टील का आता नहीं है शेयर के अगेंस्ट, चाहे वो Fe415 हो चाहे Fe500 हो, ठीक है। तो वो जो आपका जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल है, तो उन्होंने देखा कि जो शेयर क्रैक को प्रिवेंट करने की एबिलिटी होती है स्टील की, वो 415 और 500 के बीच में ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। तो अगर उसको हम वैल्यू में ले आएंगे तो हमारा स्पेसिंग और भी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। और Fe500 Fe415 के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए Fe415 तक हम उसको लिमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने फिर VUS डैश निकाला था, VUS डैश VUS बाई 2 से बड़ा आया था तो हमने लिमिट कर दिया था, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके लिए हम क्या डिजाइन करेंगे, वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो यही हमारा उसी से आया 115.8, है ना, समझ गए ना ये लोग। तो एसवी हमारा पहले क्राइटेरिया से क्या आ गया, 180 mm, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, दूसरा क्राइटेरिया पेज नंबर 48 में था ना, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट का, वो क्या था, एरिया ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट मतलब ASV अपॉन BSV, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY, ठीक है। तो इससे आपकी एक स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है, क्राइटेरिया 2 से, ठीक है। क्राइटेरिया 3 क्या था, क्राइटेरिया 3 था 0.75D, है कि नहीं, 0.75D। और फोर्थ क्राइटेरिया क्या था, 300 mm, ठीक है। तो इन चारों में से जो मिनिमम वैल्यू देगा उस क्राइटेरिया को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर मिनिमम वैल्यू कौन देता है, ठीक है। ठीक है, नॉमिनल मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इससे 302 आया, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्राइटेरिया हो गई, ठीक है। ये हमारी तीसरी क्राइटेरिया हो गई 0.75D, और 300 mm हमारी चौथी क्राइटेरिया है। तो इनका मिनिमम क्या है, इनका मिनिमम है 180, ठीक है। 182 आया था हमारा वैसे पहले क्राइटेरिया से, हम 10 mm या फिर 25 mm के मल्टीपल्स में रखते हैं और हमेशा स्पेसिंग को घटाते हैं, ठीक है। अगर 182 आया है तो उसे आप 190 नहीं लेंगे, अगर 188 भी आता हम 190 नहीं लेते, हम उसको कम ही करते, 180 या 150, जो भी आपकी मर्जी है कि 10 mm के मल्टीपल में रखना है कि 25 mm के मल्टीपल में रखना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने इस पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद का चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि हमने 180 mm, या तो आप पूरे के पूरे बीम में 180 mm के स्पेसिंग में शियर इन्फोर्समेंट दे दो, ऐसा तो होता नहीं है ना, क्योंकि आपका जो शियर डायग्राम होता है, मैंने बताया था कि आपका जैसे ये बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, ठीक है। आपका शियर डायग्राम कैसा होता है, आपका शियर मैक्सिमम सपोर्ट पे होता है और मिड स्पैन पे ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो क्या, जीरो ही होता है ना। तो यहाँ पर आपका शियर कम है, अगर शियर कम है तो शियर इन्फोर्समेंट देने की जरूरत यहाँ नहीं है ना। तो यहाँ पर तो हमारा कितना है, Pu, और एक वैल्यू होती है हमारी टाउ CBD। टाउ CBD क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोर्ट पे तो Vu हमें पता है, ठीक है, तो हम वो वाला रीजन निकालेंगे बीम का जहां पर हमारा जो शियर है वो लेस देन इक्वल टू टाउ CBD हो जाए, ठीक है। तो यहां तक तो हम, जहां तक वो टाउ CBD से ज्यादा है वहां तक तो हम 180 mm के स्पेसिंग में देंगे, ठीक है। पर यहां से लेकर मिड स्पैन तक, जहां जिस पॉइंट से बीम के शियर आपका टाउ CBD से कम हो जाता है, वहां से लेकर आपका मिड स्पैन तक जहां पे शियर अल्टीमेटली जीरो ही हो जाता है, वहां तक हम मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट देंगे, मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और मिनिमम रीइंफोर्समेंट मतलब, अगर मिनिमम रीइंफोर्समेंट मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग, है ना, मैक्सिमम स्पेसिंग, जितना ज्यादा स्पेसिंग होगा उतना ही कम रीइंफोर्समेंट है ना। तो यहाँ पर हम अराउंड 300 mm की स्पेसिंग देंगे। मैंने कहा था जो चारों क्राइटेरिया है उसमें वो कुछ भी हो, ठीक है, पर अल्टीमेटली 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है,
तो 300 mm सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग हम यहां पर देंगे, उस रीजन से जहां पर आपका शेयर टाउ सीबीडी से कम है वहां से लेकर मिड स्पैन तक। ठीक है, वो कैसे होगा अभी देखते हैं, समझते हैं। और बाकी आज यार सिर्फ 34 व्यूअर्स ही आए हैं। ठीक है, तो अपना ये शेयर करते रहना। ठीक है, हाँ देखो उसमें भी कर सकते हैं राहुल। राहुल जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, उसमें भी हम ये वाला चीज कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं सिखा रहा हूं आपको, साइट पे हमेशा ये होता है। ठीक है ना, ये यही करना होता है, उसमें मैं समझाया नहीं था आपको बस। ठीक है, वरना करना यही होता है। ठीक है, चलिए, ये आपका शेयर इन्फोर्समेंट है। ये क्या है, ये हमारा टाउ सी बी डी है। ठीक है, ये हमारा टाउ सी बी डी है और ये हमारा व्यू है। ठीक है, तो इस रीजन में तो हम 180 mm की स्पेसिंग में देंगे। ठीक है, यहां से लेकर मिड स्पैन तक। ठीक है, और मिड स्पैन से लेकर भी यहां तक, क्योंकि यहां पर भी शेयर जीरो से बढ़ रहा है ना। तो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग देंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग देंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग या फिर मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग पे देंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी आप समझेंगे आगे जाकर। ठीक है, जोन फॉर नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट। ठीक है, वो मैंने जोन बताई दिया आपको, ये है, ये है आपका जोन। एक मिनट, ये है आपका जोन। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, ये कैसे पता लगेगा हमें, देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से पता लग जाएगा। देखिए एक मिनट, देखिए आपका 5.6 का क्लियर स्पैन था और आपका सपोर्ट पे कितना है, 336 किलो न्यूटन, है ना। और वो मतलब मिड स्पैन से लेकर सपोर्ट तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2.8, 5.6 का हाफ, है कि नहीं। तो हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से 336 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू टाउ सी बी डी की वैल्यू क्या थी हमारी, टाउ सी बी डी की वैल्यू हमारी थी, टाउ सी कितना आया था 0.58। ठीक है, और बी कितना है 300 इंटू 600, ये हमारा कुछ आया था 104.4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 104.4 यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ पे x पुट कर दीजिए। x मतलब मिड स्पैन से लेकर वहां तक का डिस्टेंस जहां पर 104.4 किलो न्यूटन से कम शेयर है। ठीक है, तो मिड स्पैन से लेकर उस वाले पॉइंट तक हम क्या देंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग या फिर मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट, है ना। स्पेसिंग जितना बढ़ाएंगे शेयर रिइंफोर्समेंट का एरिया उतना ही कम होगा। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.87 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मिड स्पैन से लेकर लेफ्ट और मिड स्पाइन से लेकर राइट, उन दोनों रीजन में हम लोग मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट देंगे। ठीक है, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट मतलब वही शेयर रिइंफोर्समेंट होगा बट उसकी स्पेसिंग 300 mm सेंटर टू सेंटर होगी। ठीक है, और 0.87 मीटर के बाद से आपके सपोर्ट तक, जहां पर आपका 336 किलो न्यूटन हो जाता है शेयर, वहां तक हम शेयर रिइंफोर्समेंट 180 mm सेंटर सेंटर की स्पेसिंग में देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिमार्केशन समझ में आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया ना ये वाला चीज। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल डिजाइनिंग है सिरप्स का। ठीक है, यहाँ पर हमारा शेयर खत्म होता है। ठीक है ना। हेलो गुड मॉर्निंग आकाश झा, यार आप लेट हो गए थोड़ा। ठीक है, कोई नहीं, ये वीडियो अपलोड होगा, अब देख लेना। ठीक है, बाकी इसके बाद आपका एग्जांपल 4.13 है, उसमें क्या है कि आपका बेंट अप बार को यूज नहीं किया है। ठीक है, तो उसने बोला है सिर्फ आपको वर्टिकल सिरप यूज करना है। ठीक है, तो उसको यूज करके आप बनाइए। तो उसमें भी सेम ही चीज है, आपका BUS निकालोगे, बस BUS डैश नहीं आएगा उसमें कुछ। ठीक है, तो BUS से आप टाउ सीबीडी को माइनस कर देंगे और VU से टाउ सीबीडी को माइनस कर देंगे तो VUS आ जाएगा। और BUS के लिए आप शेयर सिरप डिजाइन करेंगे सिर्फ वर्टिकल वाला। ठीक है, और फिर शेयर के अकॉर्डिंग जहां पर आपका शेयर टाउ सी बीडी से कम होगा वहां पर आप उसको मैक्सिमम स्पेसिंग दे देंगे, और जहां से आपका टाउ सी बीडी से बढ़ने लग जाएगा व्यू, वहां पर आप 180 mm के स्पेसिंग में दे देंगे। ठीक है, उसमें आपका बेंट अप नहीं किया है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में सब कुछ था, बेंट अप भी किया, हमने बेंट अप का कंट्रीब्यूशन निकाला, हमने बेंट अप की कंट्रीब्यूशन को देखा कि VUS by 2 से ज्यादा तो नहीं है,
उसको हमने VU से माइनस किया, ठीक है। फिर VUS जो आया उसके लिए हमने वर्टिकल सेटअप डिजाइन किया, ठीक है। उसके बाद हमारा शेयर डायग्राम जो था, जहां पर हमारा टाउ सी BD से कम शेयर हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर हमने 300 mm की स्पेसिंग में दिया। हाँ स्टूडेंट्स आज कम है, सिर्फ 38 दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप जरा इसको शेयर कर देना, यूट्यूब का जो लिंक है वो शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ताकि जितने ही बच्चे हैं और भी आ जाए, ठीक है, ठीक है। जूम पे ज्यादा बच्चा है, जूम पर अराउंड 45-50 आ जाते थे, इसमें आज 37 ही है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम बॉन्ड से शुरू करेंगे आज, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि शेयर किसके वजह से होता है। शेयर होता है कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे पे फ्रिक्शन रिलेटिव मूवमेंट होता है, और उसके वजह से उन दोनों के बीच में जो शेयर स्ट्रेस पैदा होता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड होता है आपका स्टील और कंक्रीट के बीच में, जब रिलेटिव मूवमेंट होता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन आता है, तो उस फ्रिक्शन से जो आपका शेयर स्ट्रेस पैदा होता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड इज बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। जैसे मोटा मोटा समझ लीजिए कि क्या होता है आपका, कि समझ लीजिए कि ये आपका कंक्रीट है, ठीक है, आपका सपोर्ट पे कंक्रीट है, और ये आपका रीइंफोर्समेंट आया, ठीक है, ये आपका रीइंफोर्समेंट आया, ठीक है। तो जब बेंडिंग की वजह से शियर रिइंफोर्समेंट बाहर भागेगा तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट हो गई, है ना। इन दोनों के बीच में यहां पर रिलेटिव मूवमेंट हो जाएगी, बिटवीन रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, है कि नहीं। तो अगर रिलेटिव मूवमेंट हो जाएगी स्टील एंड कंक्रीट के बीच में, तो वहां पे फ्रिक्शन पैदा होगा। क्या पैदा होगा यहाँ पे? फ्रिक्शन, ठीक है। और इसी फ्रिक्शन की वजह से, जो आपका रिलेटिव मूवमेंट की वजह से होता है, इसी फ्रिक्शन से हमारा पैदा होता है बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। तो यही फ्रिक्शन हमारे कंक्रीट के पार्टिकल्स के बीच में होता था, है ना। तो उससे क्या बनता था? हमारा शेयर स्ट्रेस। तो यही फ्रिक्शन जब स्टील और कंक्रीट के बीच में होगा तो क्या पैदा होगा? बॉन्ड, ठीक है। और यही बॉन्ड आपका रिस्पॉन्सिबल है स्टील को कंक्रीट के अंदर रखने के लिए, ठीक है। स्टील स्लिप होके बाहर ना निकल जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए बॉन्ड स्टील और कंक्रीट के बीच में आता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप हो पाए, उसके लिए हम देते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ होता है वो मिनिमम लेंथ जो स्टील का कंक्रीट के अंदर होना चाहिए, ताकि उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होना है वो ठीक से डेवलप हो सके, ठीक है। समझ गए ना? मेरे ख्याल से समझ गए हैं सब, ठीक है। बाकी जो हमारा पीपीटी में लिखा है उससे हम सीखते हैं क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। बाकी आप देखिए, अब जितना शेयर कर पाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे कम हैं आज, ठीक है। चलिए, द टर्म बॉन्ड रिफर्स टू द एडहेशन, एडहेशन, ठीक है। इसी एडहेशन किसके वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, रेसिस्ट द स्लिपिंग ऑफ स्टील, ठीक है। स्टील आपका कंक्रीट से स्लिप होकर बाहर ना निकल जाए, उसके लिए स्टील और कंक्रीट के बीच में आपका बॉन्ड डेवलप होता है, ठीक है। चलिए, दिस बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस, ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस मैंने बताया था आपको, जहां पर कंक्रीट वीक होता है। कंक्रीट वीक कहाँ होता है? टेंसाइल रीजन में, है ना। तो टेंसाइल रीजन में आपका जो कंक्रीट पे टेंशन आ रहा है वो ट्रांसफर होके स्टील पे चला जाए, और स्टील वहां पे कंक्रीट के क्रैकिंग को प्रिवेंट कर ले। उसके लिए क्या जरूरी है? कि टेंशन जो है वो स्टील ले ले। ये जो ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस हो रहा है फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील, ये भी आपका बॉन्ड की वजह से ही होता है, ठीक है। मैंने बताया था कॉम्पोजिट एक्शन, आपका कंक्रीट और स्टील के बीच की जो पार्टनरशिप है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना, तभी इनिंग्स लंबी चलेगी, है ना। तो उस कॉम्पोजिट एक्शन कब होगा? जब ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस होगा कंक्रीट और स्टील के बीच में। और ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस कब होगा? जब स्टील कंक्रीट से जुड़ा रहेगा और स्टील कंक्रीट से कह जुड़ा रहेगा? बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो समझ गए, बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मैंने बताया था
जितना स्ट्रेन, जितना चेंज इन डायमेंशन या लेंथ आपका कंक्रीट में होगा, उतना ही आपका स्ट्रेन स्टील में होगा, है कि नहीं? ये मैंने बताया था जब मैंने आपको एजम्पशंस बताए थे, है ना? तो ये जो स्ट्रेन स्टील और कंक्रीट का सेम कब होगा? जब वो जुड़े रहेंगे, है ना? तो वो भी आपका बॉन्ड की वजह से ही होता है, ठीक है? तो बॉन्ड की वजह से क्या क्या होता है? एक तो स्लिपिंग रेसिस्ट होती है, रेसिस्ट द स्लिपिंग, और क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस होता है, और आपका स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है? ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, या में आपका थर्ड। असाइनमेंट में क्वेश्चन होगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है? तो उसमें आपको ये वाले पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है ना? क्योंकि बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप साइट पे कभी काम करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बॉन्ड लेंथ होता है जो आपका स्टील का होना चाहिए, तभी वो कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाएगा और जुड़ा रहेगा, ठीक है? विच इज बॉन्ड ड्यू टू द सेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब क्या है? जब भी हम कोई कॉलम या बीम या स्लैब का बनाने का स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, तो पहले वी इंस्टॉल द रीइंफोर्समेंट। पहले हम रीइंफोर्समेंट इंस्टॉल करते हैं, डिजाइनिंग के हिसाब से जो हमारे रीइंफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट है वो डालते हैं, ठीक है? उसके बाद हम शटरिंग, साइड में शटरिंग लगाते हैं, उसके बाद हम कंक्रीट पोर करते हैं। तो कंक्रीट हमारा वेट होता है, ठीक है? तो कंक्रीट पोर करते समय वेट होता है, जब कंक्रीट सेट और ड्राई हो जाता है, सेट मतलब वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, वो हार्डन हो रहा है, ठीक है? और ड्राइंग मतलब उसके अंदर का पानी इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है? तो सेटिंग एंड ड्राइंग, इन दोनों फिनोमिना की वजह से कंक्रीट जो है स्टील पे एक अच्छा ग्रिप बना लेता है, ठीक है? और इसी ग्रिप की वजह से बॉन्ड होती है, और बॉन्ड की वजह से क्या क्या होता है वो मैंने मार्क कर रखा है, 1 2 3। रेसिस्टिंग ऑफ स्लिपिंग, ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, ठीक है? और इन तीनों की वजह से क्या होता है? ये होता है हमारा अल्टीमेट रिजल्ट, कॉम्पोजिट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है? चलिए तो मैं इरेज करता हूं मार्किंग्स अपनी। चलिए, रीजंस फॉर बॉन्ड रेसिस्टेंस, ठीक है? तो बॉन्ड रेसिस्टेंसेस के क्या क्या रीजन है? आप पूछेंगे कि यार ये स्टील कंक्रीट क्यों बनाता है स्टील के साथ, वो तो मैंने बता दिया, सेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से। पर स्टील कैसे कंक्रीट के साथ जुड़ा हुआ है वो भी है, ये फ्रिक्शन पैदा हो ही क्यों रहा है दोनों के बीच में? फ्रिक्शन की वजह से ही बॉन्ड आ रहा है। ये फ्रिक्शन पैदा हो ही क्यों रहा है उसके रीजन समझते हैं, ठीक है? चलिए, chemical addition, it is due to the gum like property of substances formed due to setting of concrete। ये तो पहला वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था, सेटिंग ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट जब सेट होता है तो वो आपका कंक्रीट स्टील के चारों ओर एक गम लाइक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से स्टील को निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? आप कभी भी साइट पे जाएंगे, देखेंगे अगर कोई स्टील बाहर निकला हुआ है तो वो स्टील को कोई बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो गम लाइक सब्सटेंस जो बन गया है स्टील के इर्द गिर्द, उसकी वजह से स्टील बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है? ये हो गया केमिकल एडिशन, ठीक है? उसके बाद है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मैंने बताया ही था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो स्टील होता है, जैसे हमारा ये स्टील है, ठीक है? तो स्टील के ऊपर रिब्स होते हैं, है ना? ऐसे रिब्स होते हैं, है ना? अपने टायर में भी देखे होंगे आपने, जो कार के टायर्स हैं, कार के टायर्स के ऊपर भी रिब्स होते हैं, है ना? तो उसके वजह से क्या होता है, जब कार आपका चलता है रोड पे तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा होती है ना? ताकि स्लिपिंग ना हो, है ना? इसके वजह से हमारा स्लिपिंग अवॉइड होती है ना? स्लिपिंग अवॉइड होती है इसकी वजह से टायर और रोड के बीच में। ऐसे ही जब हमारा कंक्रीट के अंदर ऐसा स्टील होता है जिसके ऊपर रिब्स होते हैं, ठीक है? रिब्स होते हैं, तो ये रिब्स क्या होता है, ये हमारा फ्रिक्शन को बढ़ाता है, और फ्रिक्शन अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, हमारा बॉन्ड बढ़ेगा, ठीक है? ठीक है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि फ्रिक्शन कैसे बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग स्टील में जो आजकल यूज करते हैं उसमें रिब्स होता है, ठीक है? प्लेन बार्स यूज नहीं करते, ठीक है? चलिए, ग्रिपिंग एक्शन, इट इज ड्यू टू द ग्रिपिंग ऑफ स्टील बाय कंक्रीट ऑन ड्राइंग, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ही था आपको, ठीक है? मैकेनिकल इंटरऑन, इट इज प्रोवाइडेड बाय द कोरुगेशंस और स्ट्रिप प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द डिफॉर्म बार, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? ये चारों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इसका भी क्वेश्चन होगा कि बॉन्ड रेसिस्टेंस कैसे पैदा होता है, उसके रीजंस बताओ, ठीक है? एक तो बॉन्ड रेसिस्टेंस के फायदे, तो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, और एक बॉन्ड रेसिस्टेंस का रीजन,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, असाइनमेंट में आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, the bond is assumed to be perfect in the design of shear reinforcement concrete, and the bond between steel and concrete can be increased by the following methods, ठीक है। कैसे इंक्रीज करेंगे, अगर आपका बॉन्ड कम है या फिर आपका स्टील और कंक्रीट के बीच का आपको बॉन्ड बढ़ाना है या एफिशिएंट बनाना है और ज्यादा, तो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके स्टेप्स हैं, ठीक है। यूजिंग डिफॉर्म्ड और ट्विस्टेड बार, मैंने बताया था आपको, डिफॉर्म मतलब उसके ऊपर आपके कोरुगेशन या फिर रिब्स है, ठीक है। तो डिफॉर्म्ड होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड ज्यादा होगा। रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट, रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट मतलब रिच मिक्स तब होता है जब आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है, कम, ठीक है, मतलब उसमें सीमेंट ज्यादा है, पानी कम है, ठीक है। तो सीमेंट के मॉलिक्यूल छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच में वॉइड्स कम होता है, अगर वॉइड्स कम होगा और मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, मतलब एयर स्पेस है ही नहीं बीच में, अगर एयर स्पेस नहीं है तो फ्रिक्शन है ना, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा फ्रिक्शन। तो सीमेंट के इर्द गिर्द जितना ज्यादा सीमेंट होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड होगा, ठीक है। एडिक्वेट कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग, कॉम्पैक्शन क्यों, एंकरेज लेंथ राहुल यादव वो लेंथ होती है जितना लेंथ हमें सपोर्ट्स पे, बीम के सपोर्ट्स पे स्टील को अंदर घुसाना होता है कंक्रीट के, ताकि स्टील सपोर्ट्स पे बीम से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फोर्थ फोर्थ रोहित कुमार, फोर्थ देखो, मैकेनिकल इंटरलॉक मतलब आपके जो स्टील के सरफेस पे कोरुगेशन या रिब्स होते हैं, ठीक है, वो फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैंने आपको मैंने एग्जांपल दिया था, आपके कार के टायर्स होते हैं, टायर्स के ऊपर भी आप देखोगे कि रिब्स बने होते हैं, मतलब उसमें डिफॉर्मिटीज बने हुए हैं, ठीक है, वो प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, उसके ऊपर डिफॉर्मिटीज बने हुए हैं, तो वो आपका फ्रिक्शन बढ़ाता है, ताकि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन रहे, बॉन्ड रहे, ताकि कार स्लिप ना करे, ठीक है। तो वैसे ही आपके स्टील के ऊपर कोरुगेशन या रिब्स होते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस होता है, मतलब उसका सरफेस प्लेन नहीं होता, ठीक है। अगर सरफेस प्लेन नहीं होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो आपका स्टील का स्लिपिंग फ्रॉम कंक्रीट प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, एडिक्वेट कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग, कॉम्पैक्शन मतलब क्यों, क्योंकि हम एयर स्पेस को कम करेंगे, एयर स्पेस कम होगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया था आपको। प्रोवाइडिंग हुक्स एट द एंड, हुक्स एट द एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है, कि हुक्स कैसे प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं हुक्स को हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ उतना लेंथ होता है जितना कंक्रीट के अंदर स्टील हो, ताकि उन दोनों के बीच में आपका जो बॉन्ड है वो एफिशिएंट हो, ठीक है। आपका क्लॉज 26.2.1 पेज 42, ये आप खोल के बैठना, ठीक है, जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप सबके पास आईएस कोड है, ठीक है, आईएस कोड खोल के बैठना और उसमें उसी को देख के इसको समझना, ठीक है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ये देखिए, ये मैंने आपको बहुत बार ड्रॉ किया है, ये आपका स्टील है, ये आपका स्टील है और ये आपका कंक्रीट है, ठीक है। तो ये टेंशन लग रही है, बेंडिंग की वजह से स्टील में टेंशन लग रही है, तो स्टील बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है। पर हमने क्या किया, ये डेवलपमेंट लेंथ आपका, ठीक है, तो हमने इतना डेवलपमेंट लेंथ स्टील को दे रखा है कंक्रीट के अंदर, ठीक है, ताकि ये जो आपका फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की वजह से जो आपका बॉन्ड पैदा हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से आपको बॉन्ड पैदा हुआ है, वो बॉन्ड कंक्रीट को बाहर निकलने ना दे, ठीक है। इस टेंशन की वजह से जो स्टील बाहर निकलना चाह रहा है ये बाहर ना निकल पाए, ठीक है। एंकरेज लेंथ आपका डेवलपमेंट लेंथ के बेसिस पे ही निकालते हैं, ठीक है राहुल यादव, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो उसमें भी, आगे जाके पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है कि स्टील आपका कंक्रीट के अंदर रहे और बाहर ना निकले, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट लेंथ का, ठीक है। तो बाकी इसको डिराइव कैसे करेंगे वो जाके हम समझते हैं अभी, ठीक है। बाकी डिराइव में देखो ज्यादा कुछ है नहीं, आपका 5/4 ये आपका स्टील का एरिया हो गया, एक अच्छे से लिखता हूँ, एक मिनट को देखिए, ये आपका टेंशन फोर्स कितना होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया कर दो, तो 0.87 FY आपका स्ट्रेस है, और एरिया कितना है, एक ही स्टील की बात कर रहे हैं, तो 5/4 इंटू डी स्क्वायर,
ठीक है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर आपका टेंशन हो गया, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे लग रहा है, सरफेस पे लग रहा है ना, तो सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई इंटू आर, आर कितना होगा, डायमीटर का हाफ, है ना, इंटू एल डी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 2 पाई आर इंटू एल, सिलेंडर का यही होता है सरफेस एरिया, है ना। इस पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, टाउ बी डी, इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड स्ट्रेस। इसको टाउ सी से कंपेयर मत करना, ठीक है। टाउ सी आपका वो शेयर है जो आपका कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है। टाउ बी डी वो स्ट्रेस है जो आपका कंक्रीट और स्टील के बीच में लगता है, ठीक है। फ्रेंड्स राज, अगर इमेज ब्लर हो रही है तो अपना देखिए, अपने क्वालिटी शायद आपका कम हो गया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से तो मैं आपको आपको मैं खुद भी अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, तो उसमें क्वालिटी सही आ रही है, ठीक है। क्वालिटी आपका उसमें 480p तक आ रही है आराम से, ठीक है। आप अपना क्वालिटी देख लो, क्योंकि मैं भी मोबाइल पे ही देख रहा हूँ अपना खुद का वीडियो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस है टाउ बी डी, ठीक है। तो टाउ बी डी बॉन्ड स्ट्रेस लग रहा है, तो सरफेस, ये होता है सरफेस एरिया, उसको हमने टाउ बी डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये वाला फोर्स, है ना। और ये वाला जो फोर्स है, ये आपका फोर्स है स्टील को बाहर निकालने वाला, तो ये आपको स्टील को इस साइड ले जा रहा है। तो एक तो स्टील पे ये वाला फोर्स लग रहा है, वो ये है, और एक स्टील पे ऐसे डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है, वो ये है, ठीक है। अगर इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एल आ जाएगा, एल, ये जो एल है यही है हमारा डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। यही लेंथ हमें निकालना है, उतना लेंथ जितना स्टील के अंदर होना चाहिए। सरकमफ्रेंस को जब एलडी से मल्टीप्लाई करते हैं राहुल यादव, हमारा सरफेस एरिया आता है, ठीक है ना। आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखिए, ये जो ये है ना, ये टेंशन है, ये आपका इसके क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, है ना। और हमें निकालना फोर्स है, तो ये एरिया है। स्ट्रेस कितना होगा, 0.87 FY, ये तो हम हमेशा यूज करते ही हैं, ठीक है। तो ये वो वाला फोर्स हो गया जो स्टील को बाहर निकालना चाह रहा है, ठीक है। और ये जो फोर्स है टाउ बी डी, ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस है, किसके वजह से हो रहा है, आपका फ्रिक्शन के वजह से, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, स्टील और कंक्रीट के बीच का फ्रिक्शन, ठीक है। ये टाउ सी नहीं है, ये टाउ बी डी है, ठीक है। टाउ सी हमारा कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो शियर स्ट्रेस होता था फ्रिक्शन के वजह से, उसको हम टाउ सी बोलते थे, ठीक है, टाउ बी बोलते थे, ठीक है। और यहां पर हम टाउ बी डी बोल रहे हैं क्योंकि ये वो शियर स्ट्रेस है जो आपके कंक्रीट और स्टील के बीच में फ्रिक्शन से पैदा हो रहा है, ठीक है। तो 2 पाई इंटू डी बाई 2, ठीक है, इंटू एल डी, ठीक है। एल डी क्यों, क्योंकि हम ये इसके सरफेस पे लग रहा है, ये सरफेस पे लग रहा है, टाउ बी डी सरफेस पे लग रहा है, ठीक है। अगर सरफेस पे लग रहा है तो हमें टाउ बी डी के लिए सरफेस एरिया पे लग रहा है, तो हम वो सरफेस एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, इंटू टाउ बी डी, ये आपका बॉन्ड वाला फोर्स है, ठीक है। तो इसको आप जब इससे इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा एल डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एल डी हमें बेसिकली निकालना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें फोर्स नंबर 1 आपका बॉन्ड फोर्स है जो आपको स्टील को कंक्रीट के अंदर रख रहा है, और फोर्स नंबर 2 आपके स्टील के क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है और उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों फोर्स को जब इक्वेट करेंगे तो हमारा एल डी क्या है, हमारा एल डी क्या है, हमारा एल डी हमारा है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल यादव, बिल्कुल सही समझे आप। हाउ बीडी इज द स्ट्रेस डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, ठीक है। चलिए, तो हमारा एल डी का वैल्यू आ जाएगा, इसको जब इक्वेट करेंगे 0.87 FY इंटू 5, 5 मतलब डायमीटर ऑफ स्टील है, बस इसको आपके स्टील के लैंग्वेज में 5 से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, अपॉन 4 इंटू टाउ बी डी, ठीक है। टाउ बी डी की वैल्यू ना आपकी बॉन्ड स्ट्रेस होती है, वो आपकी गिवन रहेगी क्वेश्चन में हमेशा, ठीक है। टाउ बी डी की वैल्यू हमेशा गिवन रहेगी, एफ वाई भी गिवन रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको डेवलपमेंट लेंथ निकालना होगा, ठीक है। तो एल डी इज इक्वल टू, तो इसलिए एल डी
शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमें मिनिमम इतना एलडी तो देना ही पड़ेगा ताकि उन दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप हो जाए, ठीक है। बॉन्ड के लिए इतना तो मिनिमम लेंथ हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ड्यू टू दिस टेंसाइल फोर्स स्टील बार विल टेंड टू कम आउट and slip out of the concrete. This tendency of slipping is resisted by the bond stress, ठीक है। तो मैंने आपको दो फोर्स के बारे में बताया था, कौन से दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक ये वाला फोर्स जो आपका स्टील और कंक्रीट के बीच में लग रहा है, और ये वाला फोर्स जो आपको स्टील को कंक्रीट से बाहर निकालने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स को हम जो इक्वेट करेंगे तो हमारा एलडी की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है ताकि स्टील आपका कंक्रीट के अंदर रहे, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मिनट, हाँ चलिए, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस इज द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इसलिए हमने क्या निकाला था, सरफेस एरिया, ठीक है। 2 पाई आर, आर आपका क्या होता है, डायमीटर का हाफ इंटू एल डी, ठीक है। इसलिए हमने सरफेस एरिया से टाउ बीडी को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। बिटवीन द रीइंफोर्समेंट एंड सील which prevents the bar from slipping out of the concrete. देखियो, देखो मनदीप सिंह, अगर हॉट वेदर कंक्रीट, हॉट वेदर कोल्ड वेदर कंक्रीट का कॉन्सेप्ट अलग है, पर आपका जो फ्रिक्शन, इसमें क्या, ये तो बेसिक सा चीज है कि फ्रिक्शन तो लगना ही है कंक्रीट और स्टील के बीच में। तो चाहे हॉट वेदर कंक्रीट हो या कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग हो, वो डेवलप तो होगा ही वहां पे, उन दोनों के बीच फ्रिक्शन तो पैदा होगी, ठीक है। बस ये है कि आपका किस टाइप ऑफ सीमेंट यूज कर रहे हैं या किस टाइप ऑफ कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए या हॉट वेदर कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है। तो उस पर डिपेंड, जैसे आपका कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में एल्यूमिना सीमेंट यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसके हिसाब से उसका टाउ बीडी का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। तो उस बस टाउ बीडी की वैल्यू अब चेंज होगी, वरना कॉन्सेप्ट तो यूज होगा ही, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो वैलिड होगा ही, वहां पर भी फ्रिक्शन तो पैदा होगा ही उसके बीच में, है ना। बस ये है कि आपका वेदर के हिसाब से आपका जो डेवलपमेंट लेंथ का रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज कैसे होगा, डेवलपमेंट लेंथ के फॉर्मूले में एक वैल्यू आती है टाउ बीडी, तो ये टाउ बीडी जो है ये आपका आपका वेदर के हिसाब से आप कौन सा कंक्रीट यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होगा। तो उतना तो वरी नहीं करना है, यहाँ पर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं। बाकी हाँ, आप साइट पे जाएंगे अब खुद वहां पे आपको डिजाइनर बताएगा कि टाउ बीडी की वैल्यू ये है, तो उसके हिसाब से एलडी की वैल्यू क्या है। आप देखेंगे तो अराउंड 49 टू 55 इतना आपका डेवलपमेंट लेंथ वेरी करता है साइट पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल राहुल यादव, बिल्कुल एक्सपोजर कंडीशन आपका हॉट वेदर या कोल्ड वेदर है, ठीक है। और टाइप ऑफ सीमेंट के हिसाब से आपका टाउ बीडी है, ठीक है। तो दोनों ही आपका टाउ बीडी पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे और कोल्ड वेदर हॉट वेदर का अगर और समझना हो मंदीप, तो मैं देख लूंगा कि उसमें और क्या चेंजेस आते हैं अगर कोई डिटेल में कुछ पढ़ना है तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर उतना मैटर नहीं करता ये, ठीक है। चलिए, तो अवॉइड स्लिपिंग, टी शुड बी लेस देन दिस बॉन्ड फोर्स, ठीक है। और टी का मैंने वैल्यू बताया ही था आपको, 0.87 एफ वाई इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपकी एलडी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो T इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपका है 0.87 एफ वाई इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टाउ बी डी इंटू 2 पाई 5/2 इंटू एल डी। 49 डाया से लेकर 55 डाया के बीच में वेरी करता है। जहां पर मैं काम कर रहा था वहां पर आपका एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड था, ठीक है। तो वहां पर हम 49.5 यूज कर रहे थे। कितना यूज कर रहे थे, 49.5 यूज कर रहे थे, ठीक है। यही आपका एंकरेज लेंथ के लिए भी था और डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी था, ठीक है। बाकी आपके साइट के हिसाब से 55.5 तक भी वेरी हो सकता है, ठीक है। तो वेदर के हिसाब से कैसे वेरी करता है वो मैं आपको पढ़ के एक बार बता दूंगा, ठीक है। मैंने इतना उस पर स्टडी करा नहीं है कि वेदर के हिसाब से कैसे डेवलपमेंट लेंथ का वेरिएशन आएगा,
ठीक है। बाकी मुझे कुछ अगर इंपॉर्टेंट मिलता है तो आपको जरूर शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, तो इतना तो एल डी हमारा होना ही चाहिए, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू क्यों है, क्योंकि ये जो है ये वाला फोर्स वो है जो स्टील को कंक्रीट के अंदर रखेगा, और ये वाला फोर्स जो है वो स्टील को बाहर निकालना चाहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। कुणाल चौधरी, आप अपना डाउट बता दीजिए यहाँ पे, जहां जिस भी स्टेप में आपको समझ नहीं आया बता दूंगा आपको फिर से, ठीक है। एल डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.87 एफ वाई, ये आपका डाया है कॉन्क्रीट स्टील का डाया, अपॉन 4 इंटू टाउ बी डी, ठीक है। ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस है, ठीक है। चलिए, ठीक है। एल डी इज द एम्बेडेड लेंथ ऑफ स्टील बार, एम्बेडेड मतलब जितना कंक्रीट के अंदर स्टील घुसा हुआ है, ठीक है। एम्बेडेड लेंथ बोल दो, डेवलपमेंट लेंथ बोल दो, सेम ही थिंग, ठीक है। एफ वाई, टाउ बी डी और फाई क्या है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया ही है आपको, ठीक है। चलिए, आजकल ध्यान बोलिए क्लास कब खत्म होगी, तो अब बस हो जाएगी, बस थोड़ा सा और मैं आपको कुछ मॉडिफिकेशन बता दूं कि कैसे आपका कंक्रीट में कंप्रेशन आ रहा है या टेंशन आ रहा है, उसके हिसाब से कैसे चेंज होता है, और स्टील के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एल डी इज कॉल्ड द डेवलपमेंट लेंथ, इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ बार विच मस्ट बी एम्बेडेड इन कंक्रीट बियॉन्ड एनी सेक्शन टू डेवलप इट्स फुल स्ट्रेंथ। फुल स्ट्रेंथ मतलब किस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ मतलब, क्योंकि अगर अगर स्टील स्लिप हो गया और निकल गया कंक्रीट से बाहर तो फायदा क्या हुआ, है ना। तो इसलिए वो अपना फुल स्ट्रेंथ डेवलप करे और कंक्रीट के टेंशन को झेल पाए, उसके लिए हमें स्टील को इतना लेंथ तो कंक्रीट के अंदर घुसाना ही पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंकरेज लेंथ इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन, ठीक है। अब समझ में आया ना राहुल राहुल यादव, ठीक है। हाँ बस हो गया यार, एक टेबल दिखाना है मेरे को आपको, ठीक है। तो कुछ मॉडिफिकेशन है, दो मॉडिफिकेशन है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो वो मैं वो बता दूंगा आपको, फिर खत्म हो जाएगी क्लास, ठीक है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंकरेज लेंथ, ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इन केस ऑफ एक्चुअल टेंशन, ठीक है। एंकरेज लेंथ मतलब क्या होता है, एंकर मतलब क्या होता है कि जैसे आपका शिप होता है, जब शिप को आपको समुद्र में रोकना होता है तो एंकर गिराते हो और वो जाके मिट्टी में गड़ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से आपका शिप जो है वहीं पर रुक जाता है, तो वही वही होता है काम एंकर करने का, ठीक है। तो एंकरेज लेंथ का भी काम होता है एंकर करने का, ठीक है। तो तो एंकर कब होगा स्टील, जब स्टील कुछ मिनिमम लेंथ कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड होगा, तभी तो वो एंकर होगा उसके अंदर, तो भाई इसलिए उसको बोलते हैं एंकरेज लेंथ, ठीक है। ठीक है, एज पर आईएस कोड ये होता है, मैंने आपको डेरिवेशन बता ही दिया इसका, ठीक है। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ बॉन्ड, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिटेड, ठीक है। टाउ बीडी की वैल्यू आपको इस टेबल से मिलेगी, ठीक है। 26.2.1.1 ये आपका पेज नंबर 43 पे, ठीक है। पेज नंबर 43 पे ये है आईएस कोड के, ठीक है। देख लेना, प्लीज नोट कर लेना पेंसिल से, क्योंकि को पता रहे कब यूज करना है उसको, कहाँ यूज करना है, कहाँ से यूज करना है, ठीक है। चलिए, द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टाइप ऑफ स्टील, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टाइप ऑफ स्टील, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ स्टील नहीं, टाइप ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील आपका टाउ सी में यूज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो यूज हो रहा है एंड टाइप ऑफ स्टील यूज हो रहा है, ठीक है। वो कैसे अभी देखते हैं, ठीक है। The permissible bond stress tau BD depends upon the grade and type of steel. Mild steel है कि HYSD है. The value of permissible bond stress are given in, ठीक है, वो ये है, ठीक है। पेज नंबर 43 एक्चुअली ऊपर होना चाहिए टेबल के, वरना नीचे टाइप कर दिया गलती से, ठीक है। चलिए, बस हो गया क्लास, ठीक है। और डिफॉर्म बार मतलब HYSD, ठीक है। HYSD के लिए टाउ बीडी की वैल्यू 60% बढ़ा देते हैं, मतलब टाउ बीडी आपने टेबल से ले लिया, उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फॉर्मूले में यूज करो, ठीक है। एंकरेज लेंथ का जो डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला है वही एंकरेज लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, इट इज इजियर टू पुल अ बार देन टू पुश इट इनसाइड,
ठीक है। देयरफॉर परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन एंड डिफॉर्म बार्स इन कंप्रेशन। देखो अगर कंप्रेशन हो रहा है वहां पे तो मॉलिक्यूल्स अपने एक दूसरे के आस ज्यादा पास है। अगर ज्यादा पास है तो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन है। अगर मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन है तो बॉन्ड स्ट्रेस तो ऑब्वियसली ज्यादा ही है वहां पर है कंप्रेशन की वजह से। तो वहां पर आपका जो डेवलपमेंट टाइम का रिक्वायरमेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम टाउ बीडी को 25% से बढ़ा देते हैं। ठीक है, 1.25 कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो 1.6 का फैक्टर सीख लिया आपने अब जब एच वाई एस डी बार यूज करते हैं, और एक आपने 1.25 का फैक्टर सीख लिया जब कंप्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके वैल्यूज हैं। ठीक है, 0.87 एफ वाई इंटू 5/4 टाउ बी डी तो होता ही है। 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं जब सपोर्ट पे कंप्रेशन होता है। ठीक है, और इंटू 1.6 भी करेंगे अगर एच वाई एस डी यूज होगा। तो ये ध्यान रखना जब भी आपका Fe 250 से ज्यादा का स्टील है, मतलब Fe 415 है या Fe 500 है, ठीक है, तो इनमें हमेशा हमेशा 1.6 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। इससे मल्टीप्लाई होगा टाउ बीडी से। ठीक है, और सपोर्ट पे अगर कंप्रेशन है तो आपका 1.25 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई मेथड होता है, प्री स्ट्रेस का भी मेथड होता है, तो वो उसमें भी एक्चुअली स्टील ही यूज करते हैं, बट उसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको। वैसे यूनिवर्सली स्टील ही सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसके रीजन मैंने बताए थे आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्लास खत्म होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ लेना। ठीक है, तो क्लास आज खत्म होती है आज की। ठीक है, चलिए ये यूट्यूब पे ठीक है ना प्लेटफॉर्म, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? जूम पे जाना है वापस? बता देना, एक दो भी है यहाँ पे, बस एक बार बता देना चैट पे कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ठीक है ना, ये जूम का प्लेटफॉर्म बेटर था। बता देना एक बार चैट पे, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, 1.25 का जब कंप्रेशन होता है, जब कंप्रेशन होता है आपका उस पे सपोर्ट्स पे। ठीक है, जब सपोर्ट्स पे आपका कंप्रेशन होता है, ठीक है, तो आपके मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास, कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं तो फ्रिक्शन ज्यादा है। तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो हमारा एलडी का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। इसलिए हम जो डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला होता है उसको, उसमें हम टाउ बीडी को 1.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसमें क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, चलो ठीक है, हम देख लेंगे अपने हिसाब से जो भी प्लेटफॉर्म यूज करना हो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये क्लास अभी खत्म करते हैं। आरसी ड्राइंग में डाउट यार प्रिंस? आरसी ड्राइंग तो अभी मैंने ली नहीं है, तो आप अपना डाउट उस पर क्लासरूम पर लिख देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस वीक यूट्यूब पे लेके देखते हैं। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम आई तो जूम पे हम हैक कर लेंगे, क्योंकि जूम पे 40 मिनट्स का लिमिट होता है ना, तो एंड हो जाता है वो। इसलिए इसलिए मैं फिर यूट्यूब पे देखो, अभी 1 घंटा हो गया बट कोई एंड नहीं हुआ क्लास। ठीक है, चलिए तो फिर हम चलते हैं, अभी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, चलो यूट्यूब पे करेंगे। ठीक है, अरे कुणाल वो तो तुम्हें हमने खुद कंट्रोल करना है। ठीक है, असाइनमेंट यार देखो, मोस्ट प्रोबेबली आज क्या दिन है? आज मंडे है ना, तो असाइनमेंट आपको मोस्ट प्रोबेबली मैं वेडनेसडे को दूंगा, वेडनेसडे शाम को। ठीक है, वेडनेसडे को बॉन्ड खत्म कर देंगे, उसके बाद हम वेडनेसडे शाम को आपको असाइनमेंट देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर मैं स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।